अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की तीसरी क्लास देखेंगे। अगर आपने इससे पीछे की 2 क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखेंगे तदरीस के लिए आमोज़िशी ज़ुमरों की मालूमात की ज़रूरी होती है। देखेंगे तलबा को उर्दू ज़ुबान सीखते हुए और असातिज़ा को उर्दू ज़ुबान सिखाते हुए मवाद की ज़रूरत होती है। यानी जब तालिब इल्म को उर्दू की ज़ुबान की मालूमात दी जाती है, तब जब तलबा उर्दू ज़ुबान की मालूमात हासिल कर रहे होते हैं और असातिज़ा उन्हें मालूमात दे रहे होते हैं तो उन्हें एक मवाद यानी टॉपिक चाहिए होता है जिसके बारे में वो तालिबात को इल्म दे। बाज़ मवाद इन्हें घर में बाहमी तामुल के ज़रिए असर हासिल होता है और ये जो मवाद है वो क्या करते हैं, तालिबात और असातिज़ा दोनों मिलकर बाहमी अमल से एक साथ मिलकर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हासिल करते हैं। इसे क्या कहते हैं, गैर रस्मी तालीम, जो स्कूल में हासिल नहीं की जाती। अब इसके आगे देखेंगे तदरीस की मंसूबा करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है, यानी जब तदरीस बच्चों को देनी होती है तो उससे पहले जो मंसूबा बनाया जाता है, जो उनको आमोज़िश के बारे में जो उनका मवाद है उसका मंसूबा बनाया जाता है। और जब वो मंसूबा बनाया जाता है तब देखा जाता है कि वो टॉपिक किस तरह का है। इसके आगे का हम देखेंगे तलबा के लिए ज़ुबान की आमोज़िश के ज़िम्मे, घर और माहौल में लिसानी बाहमी अमल। बच्चे घर, माहौल और गांव में मुख्तलिफ़ वजूहात से दूसरों के राब्ते में आते हैं। जिस तरह बच्चे स्कूल में हासिल करदा तजुर्बात को घर पर बयान करते हैं, उसी तरह उन्हें घर और माहौल से हासिल होने वाले तजुर्बात को स्कूल में बयान करने के मौके मिलने चाहिए। इसलिए निसाब में बाहमी अमल की नौयत के मुताबिक माहौल में मौजूद अंजुमनों और सरपरस्त असातिज़ा तंजीम वगैरह की मदद से गैर रस्मी क़दर पैमाई कीजिए। बच्चों की आदत होती है कि वो जो भी स्कूल में सीखे हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर अपने वालिदा, बहन, भाई, अपने घर में जो भी लोग रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ वो रहते हैं, उनसे वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे बाजी ने आज क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या स्कूल में हुआ। इसी तरह से जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको असातिज़ा को ज़रूरी होता है कि जो बच्चे घर से अपने तजुर्बात लेकर आ रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, उसको भी बोलने का मौका दिया जाए। अब हम हमारा इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, उर्दू ज़ुबान के तदरीसी तरीक़े, टीचिंग मेथड्स। अब देखेंगे तलबा दरसी किताब के मवाद को अच्छी तरह समझ सके, इस मकसद के हुसूल के लिए असातिज़ा को मुख्तलिफ़ कामों की मनसूबाबंदी करता है। आमोज़िश व तदरीस के अमल के ज़रिए ही तलबा तदरीसी मकासद की तहसील करते हैं। इस वजह से उस्ताद मवाद के लिहाज से तदरीसी तरीक़े, गुर और वसाइल की मनसूबाबंदी करता है। इस मनसूबाबंदी के ज़रिए ही तलबा को अच्छी तरह सीखने में मदद दी जा सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले तदरीसी तरीक़े और तकनीक के तसव्वुर को समझना होगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो किताब के अंदर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छी मौसर तरीक़े से अपने स्टूडेंट समझ सके। इसलिए क्या करता है, अच्छे और मौसर तरीक़े से उनको आसानी से समझ में आए। इसके लिए उस्ताद को चाहिए कि वो क्या करे, जब वो मनसूबाबंदी कर रहा है कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, उसके अंदर क्या करे, वो बहुत से तदरीसी वसाइल है उनको भी शामिल करें। अगर तदरीसी वसाइल साथ में होंगे तो बच्चे को क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा,
मौसर तरीक़े से उसकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। अब हम देखेंगे आगे का टॉपिक तदरीसी तरीक़े और तकनीक का तसव्वुर। अब इसमें देखेंगे तकनीक वो होती है जिसमें असातिज़ा देखेंगे इसमें किसी मख़सूस काम को किसी मख़सूस तरीक़े या महारत से मुकम्मल करना तकनीक है। जो भी असातिज़ा का मज़मून है, सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही मौसर तरीक़े से बच्चों के सामने पेश करना उसे क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। किसी काम को माहिराना अंदाज में करने का तरीक़ा तकनीक कहलाता है। किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करके आमोज़ तदरीस के अमल को मौसर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। उर्दू ज़ुबान की तदरीस में बहस मुबाहिसा, कहानी कहना, ड्रामाई तरीक़ा, किरदार की अदायगी, खुद आमोज़ी, मश्क, ज़ेर निगरानी, मुताला वगैरह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो सब चीज़ें ऊपर की बताई हुई हैं, इन सब में क्या करती हो लगती है? जब बहस व मुबाहिसा होता है तो क्या लगता है कि उनकी लैंग्वेज अच्छी हो, मौसर तरीक़े से बोले। जब कहानी कहना पड़ता है तो कैसा हो? वो एकदम अच्छे अंदाज से, आवाज़ की चढ़ और उतार से पेश की जाए। ड्रामाई तरीक़ा में जो भी किरदार अदा करना हो उसको कैसा, जो भी उसका किरदार जिस तरीक़े से है उस तरीक़े से पेश करना, ये सब चीज़ों को अच्छी तरीक़े से करना, ये क्या है? तकनीक है। यानी किसी भी काम को अच्छे तरीक़े से बिना गलती के की जाए उसे क्या कहते हैं? तकनीक कहते हैं। अब देखेंगे उर्दू ज़ुबान की तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े, यानी कौन कौन से तरीक़े से उर्दू ज़ुबान की आमोज़िश की जा सकती है। इसमें सबसे पहले है बयान का तरीक़ा। ये जो बयान का तरीक़ा है, पहली जमात के जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मौसर तरीक़ा नहीं होता है। ये जो तरीक़ा होता है ऊपर के जो क्लास होते हैं उनके लिए। देखेंगे बयान का तरीक़ा, नरेशन मेथड, किसी ख़याल की वजाहत करना या किसी वाक़े को अपने ढंग से बयान करना कहलाता है। किसी वाक़े को बयान करने में ज़मानी तरतीब का ख़याल रखा जाए। बयान करने और कहने का इजहार में जो बारीक फ़र्क है इसे उस्ताद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यानी जब भी उस्ताद किसी भी चीज़ को, किसी कहानी को बयान कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो जो कहानी में जो जिस भी किरदार के बारे में बयान कर रहा है वो कौन से ज़माने में है, ज़माने माजी में है, ज़माने हाल में का है, और उस किरदार का वजूद किस तरह से है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे बयान करना चाहिए। लेक्चर और बयान में फ़र्क होता है। लेक्चर कितनी ही देर तक जारी रह सकता है, लेकिन बयान के लिए वक्त मुकर्रर होना ज़रूरी है, क्योंकि सुनने और तवज्जो मरकूज़ रखने की एक हद होती है। यही वजह है कि कम वक्त में ज़्यादा बातें कहने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। इस तरीक़े में बोलने का तलफ़्फ़ुज़ सही होना ज़रूरी है। देखेंगे जब उस्ताद बयान करता है तो क्या होता है, हर बच्चे का कंटिन्यूअसली ध्यान उस कॉन्सेप्ट पे है या नहीं, समझ में नहीं आता है। इसके लिए बयान करते वक्त भी उसे क्या करना चाहिए? बीच बीच में सवाल पूछने चाहिए। और बयान करना और लेक्चर करना, इसमें क्या है? फ़र्क है। क्योंकि लेक्चर 1 घंटे 2 घंटे तक चलते रहता है और बयान जो है उसका एक टेम्पररी वक्त होता है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए? जब भी उस्ताद बयान कर रहा हो उसका तलफ़्फ़ुज़ सही ढंग से होना ज़रूरी है। अब इसमें देखेंगे बयान करने के तरीक़े की खूबियाँ। छोटी उम्र के बच्चों के साथ कभी कभार बड़ी उम्र के बच्चों के लिए ये तरीक़ा तदरीस मुनासिब है। यानी जो छोटी उम्र के भी बच्चे हैं उनके लिए ये मुनासिब है, और कभी कभी जो एज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये बच्चे जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये मुनासिब होता है।
बयान की तरतीब और रफ्तार मुनासिब हो तो ये तरीक़ा इंतहाई मौसर साबित होता है। यानी जब आप बयान कर रहे हो तो आपकी जो रफ्तार होनी चाहिए बोलने की वो मीडियम होनी चाहिए। अगर आप फास्ट बोलेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। और इसमें सही तलफ़ुज़ आवाज़ में उतार और चढ़ाव हो तो इस तरीक़े में मौसर तदरीस होती है। यानी जब भी अगर कोई टॉपिक में बयान करते वक्त किसी के गुस्से की चिल्लाने के बारे में ऐसा बताया हुआ है तो आपको सेम उसी तरीक़े से आवाज़ निकालनी चाहिए, जिससे क्या होती है बच्चों को और अच्छी तरीके से समझ में आता है। अब हम आगे देखेंगे। अगर उस्ताद के बयान तलबा की तवज्जो मरकूज़ रखने वाला ना हो तो तदरीस बेलुत्फ़ हो जाती है। यानी अगर तलबा को बयान में इंटरेस्ट नहीं आता, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, दिलचस्पी उनमें अब नहीं रहती, अगर वो बोरियत महसूस करते हैं तो फिर तलबा क्या करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे। इसके लिए असातिज़ा को चाहिए कि जब भी वो बयान कर रहे हैं तो तलबा की तवज्जो को मरकूज़ रखें, तलबा की तवज्जो हासिल करें। और जो तरीक़े तदरीस में होती है इसमें मेन क्या होता है, उस्ताद होता है। इसके अंदर मेन किरदार उस्ताद का होता है। बच्चों को अपने से नए तरीके से कुछ इल्म हासिल करने को, इल्म की कुछ खोज करने को नहीं मिलता मवाद के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रामाई तरीक़ा। ये जो ड्रामाई तरीक़ा है इसमें क्या होता है, क्लास में के चंद बच्चे लेकर जो भी टॉपिक है उस पर क्या करते हैं, मुख्तलिफ उनको किरदार देकर स्टेज पे बुलाकर ड्रामाई तरीक़ा करने लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो तलबा में स्टेज करे जाता है, तलबा के तलफ़ुज़ अच्छे होते हैं और तलबा के अंदर तहरीक होती है, मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये एक तदरीस के लिए काफ़ी अच्छा तरीक़ा है जिसके ज़रिए से तलबा क्या करते हैं, वो ख़ुद जो भी उन किरदार है उसको अपना लेते हैं, जिससे उनको उस किरदार के जो भी उनके जज्बात होते हैं किरदार के, वो सब जज्बात तालबात को भी महसूस होते हैं। और इस तरीक़े को करते वक्त क्या होता है, तलबा को मज़ा भी आता है। वो क्या कहते हैं, उनको जब वो ड्रामाई तरीक़ा पेश करते हैं तो वो इंजॉय करते हुए उसको पेश करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। और इससे क्या होता है, तलबा के बोलने के सलीक़े में जब वो तलबा अपना एक्ट करते हैं तो अच्छी तरीक़े से बिना गलती के क्या करते हैं, उसे याद करते हैं डायलॉग को। और मुनासिब जो भी उनके हरकत है, जिस तरह से वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको उतार चढ़ाव का समझता है। फिर वो क्या करते हैं, कहाँ पे ठहरना है, जब भी वो पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे ठहराव ज़रूरी है और कहाँ पे कंटिन्यू पढ़ना है, इसमें भी उनकी इस्लाह होती है। जो और उनके अंदर झिझक होती है, जो तहरीक की कमी होती है, मोटिवेशन की, सामने जाकर अपनी बात रखने की, इजहार ख़यालात की जो कमी होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। और इससे क्या होता है, उनकी जो शख्सियत है उसको और निखरने में और अच्छी तरीक़े से पुरकशिश तरीक़े से क्या होती है, वो सामने आती है। अब हम देखेंगे अदाकारी। अदाकारी ये सेम ड्रामे की ही तरह है, लेकिन ड्रामे को क्या स्टेज लगता है, साउंड लगता है, प्रॉपर सेटिंग लगती है। लेकिन अदाकारी में क्या, ये तीनों जो ड्रामे के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ अल्फाज लगते हैं, किरदार लगता है और उसकी अदायगी, इसको क्या कहते हैं, अदाकारी। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे जो भी किरदार के बारे में, जो भी किरदार का रोल प्ले एक्ट कर रहे हैं, उसके जज्बात को, उसके एहसास को अच्छी तरीके से समझते हैं और बच्चों के सामने पेश करते हैं, जिससे उनके अंदर सेम जिस तरह ड्रामा है उसी तरीके से अदाकारी का भी रहेगा। उनके अंदर बच्चों को दिलचस्पी रहेगी, उनके अल्फाज को सही ढंग से बयान करेंगे, उनके कवायद के जो मिस्टेक है वो दूर होंगे। कि सही अदाकारी के अंदर भी सही उतार और चढ़ाव की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे उतार और चढ़ाव उसी मुताबिक करेंगे जैसे उनके एहसासात और जज्बात उनके जो मवाद के अंदर बताए हुए हैं। अब हम देखेंगे हमकारी तरीक़ा।
اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس تدریسی طریقے میں جو طلبہ ہوتے ہیں 1 سے 2 2 سے 3 یا ایسے گروپ ہوتا ہے 3 4 لوگوں کا اسٹوڈنٹس کا، اور اس میں کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ انفرادی آموزش نہیں ہوتی ہے، یعنی جو بچہ پہلے اکیلے معلومات حاصل کر رہا تھا اب کیا کر رہا ہے وہ گروپنگ کے اندر 2 3 لوگوں کے ساتھ مل کر دوسرے بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے خیالات جذبات کو سمجھ کر معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، طلبہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے خیالات ہیں طلبہ ان کو سمجھنے لگتے ہیں، اور جو ایک دوسرے نے جو معلومات دی ہے اس کے بارے میں وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ جو ہمکاری کا طریقہ ہے اسے کس نے پیش کیا تھا، وائیگوٹسکی نے۔ اس میں وائیگوٹسکی نے کہا تھا کہ اس کے اندر آموزش میں ترسیب اور باہمی عمل اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ وائیگوٹسکی والی لائن ہمیں یاد رکھنی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس کے اندر مشکل پیش آئے تو پلیز کمنٹس کر بولیں۔ یہ جو وائیگوٹسکی والی لائن ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ریڈ والی۔ اور یہ جو پی پی ٹی ہے یہ گروپ میں ڈالی جائے گی جس سے آپ کو اسے بار بار ریوائز کرنے میں مدد ملے گی۔ اب ہم دیکھیں گے استقرائی طریقہ، انڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ۔ یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ ایگزام میں کئی مرتبہ ہر سال ایک نہ ایک کوشچن استقرائی طریقے پہ سے، انڈکٹیو میتھڈ پہ سے پوچھا ہی جاتا ہے۔ پہلے تو دیکھیں گے مثالوں سے ضابطوں کی طرف جانے کا طریقہ استقرائی طریقہ کہلاتا ہے۔ یعنی کیا، کسی بھی مواد کو سمجھانے سے پہلے استاد کیا کرے گا، بہت ساری مثالیں دے گا اور پھر جا کر اپنے مین کانسیپٹ پہ آئے گا، تو اسے کیا کہتے ہیں، استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں معلم خاص ترتیب سے طلبہ کو تجربے، مشاہدے اور مطالعے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی کیا، یہ جو استقرائی طریقہ ہے اس میں طلبہ کو سینٹر میں رکھا جاتا ہے۔ جو طلبہ کیا کرتا ہے، خود ہو کر علم حاصل کرتا ہے۔ اس میں مین کیا ہوتا ہے، طلبہ ہوتا ہے، جو طالبات ہیں وہ کھوجتے ہیں علم کو۔ یہ جو طریقہ تدریس ہوتی ہے اس طریقے میں طلبہ کو سیکھنے کے موقع دیے جاتے ہیں، پھر معلومات پیش کی جاتی ہے۔ متعلم مرکوز طریقہ تدریس ہے۔ یہ دیکھیں گے، اس طریقے میں طلبہ کو سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، طلبہ کو درجہ بندی کا موقع دیا جاتا ہے، معلومات پیش کی جاتی ہے۔ متعلم مرکوز طریقہ تدریس ہے۔ اس طریقہ تدریس میں معلومات کے معنی کا حاصل کردہ علم کی معلومات کی بنیاد پر اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تعین کرنے کے نقطہ نظر سے کام کیا جاتا ہے، وضع کردہ اصول کی وضاحت کی جاتی ہے، اصول وضع کیے جاتے ہیں، اساتذہ کی مدد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اصول کا اطلاق کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں تدریس گر معلوم سے نامعلوم کی طرف اور عام سے خاص کی طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ سابقہ معلومات کی بنیاد پر نئے علم کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے طلبہ میں سوچنے سمجھنے کا عمل انجام پاتا ہے، طلبہ خود سے تحقیق کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، مختلف مثالوں کی وجہ سے نفس مضمون کو سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی پوائنٹ ہیں آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایگزام میں پوچھے ہی جاتے ہیں۔
اب ہم دیکھیں گے استخراجی طریقہ. یہ جو طریقہ ہے، یہ جو استقرائی طریقہ تھا انڈکٹیو میتھڈ، سیم اس کا الٹ طریقہ ہے. یہ استخرائی ادھر دیکھیں گے، اب ہم نیچے پڑھیں گے. یہ استخرائی طریقے کی ضد ہے، یعنی یہ سیم اس کا الٹا ہے. جو بھی چیزیں اس کے اندر تھی اب اس کے اندر کیا ہوگی، الٹی ہوتی جائے گی. اس طریقے میں معلم پہلے طلباء کو عام اصول کلیے یا ضابطہ بتلا دیتا ہے، پھر چند مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہے. یعنی کیا، پہلے مثالیں دی جا رہی تھی اوپر، لیکن اب پھر اصول بتائے جا رہے تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، معلم کیا کر رہا ہے، اب ادھر پہلے اصول بتا رہا ہے، پھر ان کو مثالیں حل کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں. قواعد کے اصولوں کو حفظ کر لیا جاتا ہے، یعنی کیا، انہیں یاد کیا جاتا ہے، انہیں مثالوں میں عملاً استعمال کیا جاتے ہیں. پھر انہیں کیا کرتا ہے، پہلے تو ایک طلبہ کیا کرتے ہیں، جو بھی قواعد کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں اور پھر مثالوں میں استعمال کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں گے شراکتی آموزش و تدریس. شراکت سے مراد طے شدہ مقاصد کی تکمیل کے لیے مل جل کر کام کرنا. یعنی اس کے اندر کیا ہے، جو بھی ان کو علم حاصل کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، مل جل کر طالبہ، استاد، معلم، یہ سب مل کر کیا ہوتے ہیں، اپنا جو بھی مواد ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اس طریقے میں گروہ میں کام کرنے سے اپنے خیالات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں، معلم 2 گروپ بناتے ہیں، 2 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو کر کیا کرتے ہیں، وہ بچے ایک ساتھ مل جل کر کیا کرتے ہیں، پھر معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے ذریعے ایک دوسرے کی اشتراک سے آموزش کا موقع ملتا ہے. یعنی کیا، اس سے اسٹوڈنٹ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کی مدد سے انہیں کیا ہوتی ہے، سب بچوں کے پاس سے تھوڑا کوئی نہ کوئی معلومات ہوتی ہے، اور ان تمام معلومات کو ملا کر یہ کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کو پروجیکٹ دیا ہوا ہے، جو بھی کام دیا ہوا ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں. یہ ایک سماجی طریقہ ہے، اس لیے یہاں ہر فرد کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. یعنی کہ اس میں جو گروپ کے اندر اسٹوڈنٹس ہے، اس میں ہر جو فرد ہوتا ہے اس کی جو رائے ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. جو بھی اس کی رائے ہوتی ہے اس کو اپنے گروپ کے مواد کے اندر شامل کیا جاتا ہے. گروہ کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے مناسب وسائل اور تکنیک و تدریس کے لیے آموزش کے مطلوبہ مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ بہت سے ان کو وسائل بھی لگتے ہیں، ان کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کے تدریسی مقاصد ہے، جو بھی ان کے آموزش کا عمل ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں. مختلف وسائل اور نئے تکنیکوں کا یوز کرنے کا ان کو کیا ملتا ہے، موقع ملتا ہے. اب اس میں طلباء کو استاد کو کیا چاہیے، اب اس میں استاد کو چاہیے کہ وہ گروپ کے تمام جو طلباء ہیں ان کو بولنے پر آمادہ کرنا، یعنی ان کو بولنے کے لیے موٹیویٹ کرنا، ان کو بولنے کے واسطے سامنے لانا، یہ ضروری ہوتا ہے. نہیں تو 2-4 بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس میں جو کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں، لیکن انہی بچوں سے کلاس چلتی ہے کیا، نہیں. کیونکہ معلم کا کام ہے کہ ہر بچے کو وہ جو بھی معلومات ہے، جو بھی ہر بچے کی رہنمائی کرے. اس کے لیے جو بچے پیچھے ہیں ان کو بھی آگے لا کر بولنے کے موقع دیں. مناسب رہنمائی اور حوالے فراہم نہ ہو تو بحث کے دوران مشکل پیش آتی ہے. اور یہ جب بچے یہ اشتراکی عمل میں اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، تب معلم کو چاہیے کہ جہاں کہیں ان کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے وہاں پر وہ کیا کرے، ان کی مدد کرے. آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا زبان کے آموزش کے اصول دیکھے. جو یہ ٹاپک نہایت ہی اہمیت کا ہے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ریوائز ہوتا رہے. اور یہ جو PPT ہے یہ گروپ میں ڈالی جائے گی، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور جو بچے ابھی تک YouTube پر نہیں ہیں ان کو یہ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے.